बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज वैसे ही मैं एक वीडियो वैसा ही एक ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया हूँ। शॉर्ट सा ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एनोटेटेड बिब्लियोग्राफीज या एनोटेशन भी कहते हैं इसे, वो आप कर सकते हैं। तो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी करना जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है। अगर आप एकेडमिक राइटर हैं तो आपको पता होगा कि ये वाला जो टास्क होता है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी वाला, ये हाईली पेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो राइटर्स या जो क्लाइंट आपके हैं उन्होंने अब जो रेफरेंसेस यूज करने हैं, जो अपनी रिसर्चेस के दौरान उन्होंने रेफरेंसेस यूज करने होते हैं, कोट करने होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी रेलिवेंसी शो करनी होती है अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, तो ये मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपको ये दावा करता हूँ, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब ये आप अब मेरी वीडियो आप देख लेंगे पूरी, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप इंशाल्लाह एक एनोटेशन वाली असाइनमेंट किसी भी तरह की आपको मिल जाए तो वो करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखने के लिए, पूरा प्रोसेस देखने के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। इसको एनोटेशन भी कहते हैं। होता क्या है ये एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी? लिस्ट है, एक लिस्ट है साइटेशंस की, जिसमें बुक्स भी आ सकती हैं, आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, वेबसाइट्स भी आप कोट कर सकते हैं जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। तो उनकी एक लिस्ट है। ठीक है, हर साइटेशन जो है उसके नीचे आपने 150 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया होगा, डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएटिव पैराग्राफ्स के अंदर आपने उसको एनोटेट किया होगा, एक्सप्लेन किया होगा कि जो मेरा काम है, जो ये मैं जो रिसर्च करने जा रहा हूँ या जो मैं अपनी रिसर्च स्टडी कर रहा हूँ, उस स्टडी में अगर मैं इस बुक को, इस आर्टिकल को, इस वेबसाइट को, इस डॉक्यूमेंट को मैं अगर यूज करता हूँ तो मेरा जो रिसर्च होगी, मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी जो स्टडी होगी, वो कितनी रिलायबल होगी, कितना उसको बेनिफिट होगा, कितना वो बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से आप एनोटेशन कर सकते हैं। एनोटेशन को आप इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, मेजॉरिटी आपको जब ये काम मिलता है ना, तो क्लाइंट्स आपको खुद कहते हैं कि आपने MLA फॉर्मेट यूज करना है। और अगर देखा जाए ना तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आपको MLA में ही कहेंगे। बहुत कम ऐसा होता है, चांस आते हैं कि जो आपको MLA के अलावा APA, शिकागो या हार्वर्ड स्टाइल भी आपको कहते हैं। ठीक है, मैं आपको जो सिखाऊंगा, जो आपको बताऊंगा, वो आपने MLA के अकॉर्डिंग ही करना है। कुछ मेंशन नहीं किया तो MLA फॉर्मेट यूज कर लें इसमें। अगर मेंशन कर दिया तो फिर आप उसी फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपने इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है? कोई भी रेफरेंस आपको मिल गया है तो उस रेफरेंस की आपने स्टार्टिंग किस तरह से करनी है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेडिंग स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग आप कैसे करेंगे? कोई भी आप स्टार्ट करें, कोई भी आप किसी भी, चाहे वो बुक हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो वेबसाइट हो, कुछ भी हो, उसकी आपने स्टार्टिंग इस तरह से करनी है कि दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय। यहाँ पर आपने उस राइटर का नेम लिख देना है, जिसकी वो बुक है, जिसका वो आर्टिकल है, जिसका वो डॉक्यूमेंट है, जिसकी वो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट जिसका लिखा हुआ है, वो कहलाएगा आपका वो राइटर है उसका। तो दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय, राइटर का नेम, ऑन दी टॉपिक ऑफ, यहाँ पे उस टॉपिक का नेम, जिस टॉपिक का बात कर रहे हैं, एंड दिस वाज पब्लिश्ड ऑन या पब्लिश्ड बाय, जहां वो पब्लिश हुआ है, जिस पब्लिशर ने उस बुक को पब्लिश किया है, जिस जर्नल ने उस आर्टिकल को पब्लिश किया है, जिस वेबसाइट ने उस कंटेंट को पब्लिश किया है, उसका आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे कोई आपको वेबसाइट मिली है, कोई आपको कंटेंट मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे पब्लिश बाय न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? अगर किसी बुक का है तो आप लिखेंगे पब्लिश्ड बाय दैट
प्रेस। ठीक, किसी जर्नल पे आपको आर्टिकल मिला है तो पब्लिश्ड ऑन जर्नल ऑफ दैट वन, जो भी आपको जर्नल मिलेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पब्लिश्ड ऑन या पब्लिश्ड बाय इन द ईयर ऑफ, यहाँ पर आप उसका जो कंसर्न ईयर है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपने उसकी स्टार्टिंग करनी है। कोई भी आप रेफरेंस ले लें, किसी भी रेफरेंस की आप बात करें तो आपने स्टार्टिंग इसकी ऐसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आप सेकंड वाला यूज करते हैं, सेकंड टाइम एक रेफरेंस आपने इस तरह से स्टार्ट कर लिया, सेकंड आप थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर लें, मतलब कि आप राइटर का नेम पहले ले आए जी कि ये इस राइटर ने इस टॉपिक पे बात की है और ये जो इसने जो काम किया है ये पब्लिश हुआ है इस वेबसाइट पे इस ईयर में। तो इस तरह से करके आप इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये आप अगर एक अच्छे राइटर हैं या आप एकेडमिक राइटिंग जानते हैं तो उसके लिए आपको ये सेंटेंसेस को चेंज करना और ये इस तरह की जो सेंटेंसेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने जस्ट आपको हिंट दे दिया है कि आपने इसकी स्टार्टिंग इस तरह से करनी है। ठीक, स्टार्टिंग के बाद आपने करना है बॉडी। बॉडी में आपने एक्सप्लेन करना है ओवरऑल टॉपिक के बारे में। एक्सप्लेन टॉपिक ओवरऑल टॉपिक को एक्सप्लेन करें। टॉपिक क्या, ये टॉपिक क्या है, ठीक, राइटर ने क्या बात की है, राइटर क्या कहना चाह रहा है इस बारे में, क्या नहीं कहना चाह रहा। ओवरऑल आपने बॉडी में आपने उस चीज को एक्सप्लेन कर देना है इन फुल फॉर्म। फुली फॉर्म्स के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, राइटर ने इसके बारे में क्या कहा है। ठीक, उस टॉपिक को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू द राइटर। एक्सप्लेन टॉपिक ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू द विद राइटर। As per writer, he says that, he knows that, he tells that, he explains that। इस तरह से आप करके उसको बात यहाँ पे कर सकते हैं। देन आता है फाइनल कंक्लूजन। एंडिंग आपने कैसे करनी है? एंडिंग आपने करनी है, आपने बताना है कि अगर मैं इस रेफरेंस को, इस सोर्स को, इस आर्टिकल को, इस बुक को, इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं अपनी स्टडी में यूज करता हूँ, अपनी रिसर्च में यूज करता हूँ तो क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ आई विल यूज दिस आर्टिकल, बुक या डॉक्यूमेंट, जो भी आप हम वो लिख देंगे, इन माई रिसर्च या स्टडी, देन माई रिसर्च या स्टडी विल बी मोस्ट authentic and will be informative for coming researchers or students। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्टार्टिंग, बॉडी और कंक्लूजन को मिला के आपने 150 वर्ड्स के अंदर आपने इस एनोटेशन को एक्सप्लेन कर देना होता है। हेडिंग्स मैंने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दी है, स्टार्टिंग, बॉडी और कंक्लूजन की। इसको आपने यूज नहीं करना, इसको आपने जब भी काम करना है तो आपने यहाँ पर सिंपल इसको लिख देना है, पैराग्राफ के फॉर्म में आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। और 150 वर्ड्स के अंदर आपने ओवरऑल सारा काम जो है वो स्टार्टिंग, मिड और कंक्लूजन तीनों को आपने मिक्सअप करके आपने एक पैराग्राफ के अंदर लिख देना है। ठीक, इस तरह से आप एक एनोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपके सामने आपको बताया है कि एनोटेटिव बिब्लियोग्राफी करने का तरीकाकार क्या होता है, किस तरह से आप एक एनोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अब एनोटेटिव बिब्लियोग्राफी कैसे की जाए
क्या उसका फॉर्मेट है, कैसे लिखा जाता है, कैसे उसकी हम रेफरेंसेस को किस तरह से हम कोड करते हैं, रेफरेंस कैसे लिखते हैं, एनोटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। वो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही मैं जो है ना वो वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो एनोटेशन बिब्लियोग्राफी का ये जस्ट लेक्चर है, अब उसका जो प्रैक्टिकल तरीका है कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए, वो मैं अभी आपको इसके बाद जो मेरी वीडियो अपलोड होगी वो आप देख सकते हैं। तो इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।